नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज की इस कक्षा में हम ज्वालामुखी क्या होती है, किस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य रूप से क्या कारण हैं आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से यदि हम ज्वालामुखी की बात करें तो भूगर्भ से जो आग जो निकलती है और उसके साथ जो तरल लावा निकलता है उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। अगर ज्वालामुखी की हम एक वैज्ञानिक परिभाषा देखें तो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंतर्जात बलों से उत्पन्न भू संचलन की एक आकस्मिक घटना है जिसमें पिघला हुआ लावा तथा कठोर चट्टानी टुकड़े धरातल की पपड़ी को तोड़कर भूपटल पर निकलने लगता है और इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी कहते हैं। अर्थात ज्वालामुखी से हमारा तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसके द्वारा गर्म और पिघला लावा, गैस, चट्टानों के टुकड़े, धूल आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं। यदि हम ज्वालामुखी और उसके विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा करें तो आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें ज्वालामुखी के विभिन्न अंग, जिसमें ज्वालामुखी पाइप या नली और ज्वालामुखी केटर, छिद्र और शंकु आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ज्वालामुखी की जो संरचना देखिए तो ज्वालामुखी में एक गोल छिद्र अथवा दरार अथवा नली होती है और इस नली का जो संबंध होता है भूगर्भ में अति गहराई तक रहता है। यानी आपके सामने जो ज्वालामुखी पाइप दिखाई दे रही है, इस पाइप का संबंध क्या है, भूगर्भ में बहुत अत्यधिक गहराई तक रहता है और उस भूगर्भ के भीतरी भाग में जो विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, अर्थात जो भूगर्भिक जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है जिसके कारण चट्टानें पिघलकर लावा व गैस के रूप में परिवर्तित होती है और वह लावा विभिन्न जो अंतर्जात बलों की जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं उस घटना के माध्यम से इस नली से गर्म व तप्त लावा, गैस, वाष्प व कठोर पदार्थ धरातल पर आते हैं। तो ये जिस माध्यम से वो धरातल भूगर्भ से धरातल तक पहुंचते हैं वह माध्यम ज्वालामुखी पाइप या नली कहलाता है। इस नली का जो ऊपरी भाग होता है वो ज्वालामुखी जो क्रेटर या वीवर कहलाता है। यानी कि जो ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है जहाँ से ज्वालामुखी जो निकलती है और वहाँ पर एक जो एक सेंटर पॉइंट जो होता है वो ज्वालामुखी क्रेटर या वीवर कहलाता है। इसी तरह से हम बात करें कि जो ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उन पदार्थों के जमाव से जो ज्वालामुखी का जो एक आकृति या बनती है या लावा के जमाव या विभिन्न पदार्थों के जमाव से जो एक स्थल आकृति बनती है उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इनमें हम मुख्य रूप से गैस व जलवाष्प, ठोस पदार्थ व लावा की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम गैसों की चर्चा करें तो ज्वालामुखी उद्गार के समय कई प्रकार की गैसें निकलती है जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड आदि गैस सम्मिलित है। गैसों में जलवाष्प का भी सर्वाधिक महत्व होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में 60 से लेकर 90% जो भाग होता है वो जलवाष्प का ही भाग होता है। और जब जलवाष्प, अब हम बात करें तरल पदार्थों की जिसमें लावा होता है मुख्य रूप से,
तो तरल पदार्थों में जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है वो लावा कहलाता है। यानी भूगर्भ में जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है तरल पदार्थ के रूप में, वो मैग्मा कहलाता है। और वो मैग्मा जिस ज्वालामुखी पाइप या नली के माध्यम से धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। और ये बहुत ही गर्म होता है और इसका जो तापमान होता है वो 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और कई बार उससे अधिक भी होता है या कम भी हो सकता है। तो लावे की जो गति होती है वो मुख्य रूप से उसकी जो रासायनिक जो स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं संरचना है उस पर निर्भर करती है। तो लावा की गति रासायनिक संरचना तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करती है, और इसकी गति अत्यधिक धीमी भी हो सकती है और कभी कभी अधिक भी होती है। और यदि जैसे मुख्य रूप से हम लावा में जो सिलिका की जो मात्रा होती है उसके आधार पर हम लावा को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अम्लीय लावा होता है और एक होता है बेसिक या पेठिक लावा होता है। तो जब लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है, क्योंकि जब उसमें सिलिका की मात्रा 70% से अधिक पाई जाती है या 70% तक पाई जाती है, तो वो लावा गाढ़ा होता है, उसे हम अम्लीय लावा कहते हैं। उसका भार कम होता है और रंग बादामी जैसा यानी ब्राउन हल्का ब्राउन होता है, और वो गाढ़ा होने के कारण बहुत ही मंद गति से प्रवाहित होता है और अत्यधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता है। जो दूसरा जो लावा का जो प्रकार होता है वो पेठिक लावा या बेसिक लावा कहते हैं। इस लावे में भी सिलिका की जो मात्रा होती है वो 40 से 55% तक होती है, और इसमें जो धातु पदार्थों या की अधिकता होती है, और इस प्रकार का लावा कम तापमान पर ही पिघल जाता है और उसका रंग है काला थोड़ा सा काला होता है और पतला होने के कारण धरातल के विस्तृत भूभाग पर फैल जाता है। अब हम ठोस पदार्थों की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय गैसों व तरल पदार्थों के साथ साथ तरल पदार्थ हमने लावा बताया है, और लावा के साथ साथ अन्य ठोस पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, जिनमें बारीक धूल कणों तथा राख से लेकर कई बड़े बड़े शिलाखंड भी होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। और इनमें जो मटर के दाने जितने जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के, उन्हें हम लेपिली कहते हैं, तथा 1 सेंटीमीटर से या 1 मीटर व्यास वाले जो बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं उन्हें हम बम कहते हैं। और इनमें कुछ नुकीले जो पदार्थ भी निकलते हैं, इसके साथ भी अपन कह सकते हैं राख व धूल के कण भी निकलते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम आगे हम चर्चा करें कि ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य रूप से क्या कारण है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मानव का जो ज्ञान है या अब तक जो ज्ञात कारक है उनमें मुख्य रूप से भूगर्भ में जो तापमान का अत्यधिक बढ़ना या तापमान का होना, कमज़ोर भूभाग का होना, गैसों की उत्पत्ति, भूकंपीय क्रियाएं व प्लेट विवर्तनी की मुख्य रूप से कारण देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना। कई जैसे जैसे हम भूगर्भ के अंदर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ये उच्च तापमान बढ़ने का मुख्य जो कारण है भूगर्भ के निचले भागों में जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, और उन रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके साथ ही ऊपरी चट्टानों का दबाव पड़ता है, और उन दबाव पड़ने के कारण भी जो नीचे का जो भूभाग है उसका टेम्परेचर भूगर्भ में बढ़ता जाता है, और ये बढ़ने की जो दर होती है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो बहुत अधिक भूगर्भ में अत्यधिक गहराई पर जाते हैं तो चट्टानें पिघल जाती है, और पिघलने के बाद विभिन्न प्रकार की गैसें व लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वो लावा है जो भूगर्भ के कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर निकलता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसी तरह से हम बात करें कमज़ोर भूभागों की, जब ज्वालामुखी उद्गार के लिए कमज़ोर भूभागों का होना आवश्यक है, यानी बहुत ज़्यादा कठोर चट्टानी भूभाग होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा, यानी लावा बाहर नहीं निकल पाता है। तो जहाँ पर कमज़ोर भूभाग होते हैं वहाँ से ही लावा है जो विभिन्न गैसों की सहायता से भूभाग को तोड़कर धरातल पर आता है।
इसके हम कहीं उदाहरण देख सकते हैं। इसके साथ ही गैसों की उत्पत्ति, यानी ज्वालामुखी उद्गार के लिए गैसों की उत्पत्ति का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी गैसों में जल वाष्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वर्षा का जल जब भूपटल की दरारों या जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है, और जब वहाँ पहुँचने के बाद जब अत्यधिक तापमान के संपर्क में आता है तो वो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उस वो वाष्प होती है वो क्या करती है, समुद्र के निकट या समुद्री या जहाँ पर जो कमज़ोर भूभाग होते हैं वहाँ पर वो विस्फोट करते हुए धरातल से बाहर निकलता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कई बार हम देखते हैं कि भूकंप के कारण भी क्या होता है, भ्रंश या दरारें पड़ जाती है, और उससे क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है वो धरातल पर आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। कई बार हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तने की जो क्रियाएं होती है, इसके कारण जो प्लेटों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अभिगमन होना, आमने सामने की ओर खिसकना या एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर खिसकना या आपस में घर्षण करने के कारण भी जो ज्वालामुखी जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के कमज़ोर भाग या उस प्लेटों के किनारों के सहारे से बाहर निकलता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने ज्वालामुखी की क्या परिभाषा है, ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग है, और ज्वालामुखी विस्फोट के समय कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट के क्या कारण है आदि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।